तो लास्ट हमने बात की आयुर्वेद दीपिका। ये जो टीका है चक्रपाणी की है, 11वीं सदी में लिखी गई है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध टीका है चरक के ऊपर। देखो, दो जरूरी बातें आती हैं अभी तक जो हमने देखा टीकाओं में। एक थी कि पहली टीका कौन सी है, तो वो है चरकन्यास, वो बहुत जरूरी है। चरकन्यास फर्स्ट टीका, उनका टाइम बहुत जरूरी है, 6th सेंचुरी। फिर ये है आयुर्वेद दीपिका, ये चक्रपाणी की है, 11वीं सेंचुरी की है और सबसे ज्यादा फेमस टीका है चरक के ऊपर। आप लोग जब पीजी करोगे तो टीकाएं पढ़ाई जाती हैं तो वहां चक्रपाणी ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो पूछ ले सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका कौन सी है, तो वो आयुर्वेद दीपिका है, इसको भी बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट है न्यास टीका, अमित प्रभ। अगर आप अमित का मतलब जानते हो ना, तो मतलब होता है नया। अमित का मतलब भी नया होता है, नवीन। और ये नया मतलब वर्ड ऐसा लग रहा है न्यास कि नया, शुरू के जो दो लेटर हैं, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि नया जो अमित है मतलब नया जो है, समझ रहे हो ना। तो 11th सेंचुरी, न्यास टीका, टाइम कोई जरूर नहीं इनका भी खास। नेक्स्ट, चरक भाष्यकार। सवाल आ चुका है कौन है चरक भाष्यकार, तो श्री कृष्ण वैद्य। अब मेरा तरीका इसमें भी ये है कि आप श्री कृष्ण को ज्यादातर देखो जो दिखाते हैं बोलते हुए महाभारत में या बाकी जगहों पे, तो उनकी भाषा जो है बड़ी ही शुद्ध है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बहुत वैसा बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो उस तरह सोच लो कि भाषा जो सिखाई वो श्री कृष्ण भगवान ने सिखाई, मतलब अच्छा बोलना कैसे है। तो चरक भाष्यकार श्री कृष्ण वैद्य, 11th सेंचुरी। वार्तिककार शीर स्वामी दत्त, वार्तिककार शीर स्वामी दत्त, ये भी याद रखोगे, शीर स्वामी वार्तिककार, ठीक। तो अक्सर जो जैसे दूध का काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो आप देखना कि जैसे उनसे दूध वगैरह लेने जाओगे तो वो बातों में लगा लेते हैं, कुछ बात करेंगे आपसे कि अच्छा आप कहाँ के हैं। तो अपना जब उस समय दूध दे रहे होते हैं ना आपके, तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कम तोल देंगे, आपको कम दे देंगे, बातों में लगा लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह याद रखता हूँ कि बातों में लगा के शीर जो है कम दे दिया, है ना। तो वार्तिककार शीर स्वामी दत्त। अब किसी भी तरीके से रिलेट करना है, देखो तरीका तो यही है कि याद करना है, अब जैसे आपको समझ में आए अपने तरीके से याद करोगे चीजों को। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन। अभी आपको बताया कि गैदास जो भी लिखते हैं ना चंद्रिका वर्ड ऐड कर देता है, तो उनको चंद्रिकाकार कहा जाता है। शिवदास सेन की खासियत क्या है, ये जो भी लिखते हैं ना उसमें तत्व वर्ड ऐड कर देता है, ये देखेंगे हम अभी। फिलहाल इतना याद रखो, चरक तत्व प्रदीपिका बाय शिवदास सेन, टाइम है इनका 15th सेंचुरी। चरक तत्व प्रदीपिका, एक बुक लिखी है चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ का नाम है। तो नरसिंह कविराज ने लिखी है, 17th सेंचुरी, टाइम है इनका। नरसिंह कविराज, नाम याद रख लेना, चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ। एक है यहाँ जल्प कल्प तरु, थोड़ा करेक्शन कर लोगे, कल्प कल्प तरु हो गया है, जल्प कल्प तरु। वैसे तरु हमारे स्टूडेंट है लखनऊ से, गायनी अभी उसको मिला है इस बार। तो जल्प कल्प तरु, गंगाधर राय, 19th सेंचुरी इनका टाइम है। जल्प कल्प तरु गंगाधर राय, 19th सेंचुरी। याद कैसे रखना है, देखो जैसे मैंने कहा जल्प, है ना, तो जल जैसा वर्ड है शुरू में, और यहाँ गंगा, तो गंगा का जल, ठीक है ना। तो गंगा का जल उस तरह याद कर सकते हो। तो जल्प कल्प तरु बाय गंगाधर राय, 19th सेंचुरी। जरूरी बुक है, नाम याद रखोगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे शिवदास सेन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन की है, और इनकी रचनाओं में आपको ये तत्व लेटर जो है दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ देखो, शिवदास सेन ने चक्रदत्त के ऊपर भी तत्व चंद्रिका नाम से टीका लिखी है। तत्व चंद्रिका, तो यहाँ भी तत्व वर्ड आ गया, तत्व चंद्रिका, चक्रदत्त के ऊपर। और देखोगे अष्टांग हृदय पर भी इन्होंने तत्व बोध लिखी है, अगेन तत्व यहाँ भी देख पा रहे हो। और किस पर लिखी है, सिर्फ उत्तर तंत्र पर, अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र पर तत्व बोध टीका। रस रत्न समुच्चय पर भी इन्होंने एक टीका लिखी है, तत्व बोधिनी, तो यहाँ भी तत्व आता है, ठीक है। तो हर जगह आप देख रहे हो कि तत्व शब्द आया है, रटना बेटा आपको है, थोड़ी सी मेहनत तो जरूर लगेगी, है ना, इतना आसान नहीं होगा। और शुरुआत जो होगी हमारा चरक सूत्र, पहला चैप्टर जो है, वहां तक आपको बहुत मुश्किल लगेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरुआत जो होती है बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, चीजें इधर उधर की होंगी, कहीं बात चिकित्सा की होगी, कहीं शारीर की बात होने लगेगी, है ना। तो वो थोड़ा सा शुरू में समस्या लगती है, लेकिन जब इसको कर लोगे चैप्टर 1 तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा लेवल,
अब चीजें जो है आसान होंगी इससे, तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। तो पहले चैप्टर तक बहुत मन लगा के, खुद को झूठ बोल के कि ऑल इज वेल उस तरह पढ़ना है, ठीक है। वरना शुरू में ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं यहाँ पे पहले चैप्टर तक, ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो शिवदास सेन ने चक्ररथ पर तत्व चंद्रिका नाम एक बार ध्यान से देख लो। तत्व चंद्रिका चक्ररथ के ऊपर, तत्व बोध अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र पर, और तत्व बोधिनी रस रत्न समुच्चय पर लिखी है। एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, जानना चाहो तो बता देता हूँ। देखो, तीन बुक्स हैं ये, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, और एक है रस रत्न समुच्चय, ठीक है। इन तीनों के जो राइटर है ना, वो एक ही व्यक्ति हैं, वाग्भट। बस रस रत्न समुच्चय वाले जो है ना, उनको कह दिया जाता है रस वाग्भट। रस वाग्भट क्योंकि रस शास्त्र से रिलेटेड है बुक वो, रस वाग्भट। हृदय वाले जो है, इनको कह दिया जाता है लघु वाग्भट, लघु क्योंकि बात की है, लघु वाग्भट। और अष्टांग संग्रह वालों को कह दिया जाता है वृद्ध वाग्भट, क्योंकि सबसे पुराने हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों के, चलो यहाँ तो हो सकता है कि इस तरह की बात हो जाए, नाम अलग हो गए थोड़ा उस तरह से, लेकिन पिताजी का नाम भी सेम ही है। तीनों के पिताजी का नाम है सिंहगुप्त। सिंहगुप्त, इन तीनों के ही पिताजी का नाम, एक ही नाम मिलता है। करेक्ट है। तो संग्रह हो चाहे हृदय हो चाहे रस रत्न समुच्चय हो, ये तीनों के तीनों राइटर वाग्भट है। संग्रह के वृद्ध वाग्भट, हृदय के लघु वाग्भट, और रस रत्न समुच्चय के रस वाग्भट। इनके पिताजी का नाम भी एक ही व्यक्ति का मिलता है, वो है सिंहगुप्त। तो ये बात याद रखोगे। आगे देखो, गंगाधर की बात कर लेते हैं। तो गंगाधर की आपने टीका देखी, जल्प कल्प तरु, तो हमने देखा कि जल गंगा का, इस तरह हमने याद कर लिया। तो उन गंगाधर राय के बारे में कुछ और बातें लिखी हुई हैं कि इन्होंने अपनी टीका जल्प कल्प तरु में चरक संहिता को सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम इस नाम से लिखा है। ये पूछा जाता है, किस आचार्य ने चरक के लिए लिखा, चरक संहिता के लिए सो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम? तो गंगाधर राय ने लिखा जल्प कल्प तरु में। दूसरा, इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, भैषज्य रामायण, आग्नेय आयुर्वेद व्याख्या, भास्कर उदय, प्रत्युंजय संहिता, आयुर्वेद संग्रह, प्रयोग चंद्रोदय, नाड़ी परीक्षा। तो कह रहे हैं इस तरह करके इनकी कुल लगभग 76 रचनाएं हैं। याद क्या और बात रखनी है आपको, एक सवाल ये भी पूछा जाता है, इनमें से किसको आग्नेय आयुर्वेद भी कहा जाता है? आग्नेय आयुर्वेद, तो गंगाधर राय को ही कहते हैं, इनकी रचना है ना इस नाम से, तो इनको आग्नेय आयुर्वेद भी कहते हैं, गंगाधर राय को। आगे चलिए, बाकी इनकी बुक्स के नाम कोई खास नहीं है, जल कल्पतरु आपको स्पेशली याद रखनी है, और आग्नेय आयुर्वेद जैसे मैंने कहा वो भी याद रख लोगे। नेक्स्ट एक बुक है चरक प्रदीपिका, ये ज्योतिष चंद्र सरस्वती की है। देखो, याद ऐसे भी रख सकते हो कि ज्योति और दीपक एक ही बात होती है ना, कि ज्योति जला दी दीपक के अंदर, उस तरह से। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती, ठीक है। तो चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती, टाइम वगैरह कोई खास है नहीं तो देखो मत। नेक्स्ट बेटा चरकोपस्कार, योगेंद्र नाथ सेन। चरकोपस्कार, योगेंद्र नाथ सेन, बिल्कुल याद रखोगे। तीन चार बुक्स आपसे कही है बहुत जरूरी है। एक आपको बताई चक्रपाणी की, ठीक है। एक आपको बताई शुरू में भट्टार हरिश्चंद्र की। एक आपकी जेजेट वाली हो गई। एक भैषज्य रामायण, ये गंगाधर वाली जो जलपकड़तरु, ये हो गई। और एक बेटा ये है चरकोपस्कार, योगिंद्रनाथ सेन। तो ये चार पांच बुक्स ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर एग्जाम में ये आप गलत करके आते हो, तो समझ लेना कि सिर्फ आप ही गलत करके आ रहे हो, बाकी सब ठीक करके आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जब जाते हैं तो बहुत दुख होता है, जो सभी ठीक करके आते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखना बस, चरकोपस्कार योगिंद्रनाथ सेन। टाइम में इनके कंफ्यूजन रहता है कि 19 के हैं 20 के हैं, तो कुछ जगह 19 लिखा मिलता है, तो उसमें पढ़ो भी मत, आपके काम की बात नहीं है। इतना बस याद रखो, चरकोपस्कार बाय योगेंद्र नाथ सेन। आगे देखेंगे। वैसे मेरा तरीका इसमें ये था, अगर मैं भूल जाता था तो, कि चरकोपस्कार वर्ड है ना, तो मैं उसको उपकार करके याद रखता था कि उपकार कौन करता है? योगी। योगी जो है वो सब पर उपकार करते हैं, ऐसा करके तो मुझे याद रहता था। योगेंद्र नाथ सेन, चरकोपस्कार। और देखिए, कुछ और जनरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नरसिंह कविराज ने माधव निदान पर रोग विनिश्चय विंधारण सिद्धांत चिंतामणि इस नाम से टीका लिखी है। तो नरसिंह कविराज, इन्होंने माधव निदान पे भी
रोग विनिश्चय विंतारण सिद्धांत चिंतामणि, काफी लंबा सा नाम है, देख लेना। इस नाम की एक टीका लिखी है। आयुर्वेद दीपिका अभी आपने चक्रपाणी की देखी, चरक के ऊपर। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि शारंगधर संहिता के ऊपर भी आयुर्वेद दीपिका या गूढ़ांत दीपिका नाम से एक टीका मिलती है, जो रुद्र भट्ट ने लिखी। इसको भी थोड़ा सा समझ लो। देखो ऐसा है कि आज के टाइम में ना, एक जैसे नाम अगर होते हैं, या फिर आप कहीं से कॉपी पेस्ट चीजें करोगे, उस तरह की चीज लिखने की कोशिश करोगे, तो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें प्लेग चेक कर लिया जाता है ना। प्लेगरिज्म एक चीज होती है कि आपने किसी का काम चुराया तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं चुराया है, उस पर कॉपीराइट होता है, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था कि कंप्यूटर नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, नेट नहीं था, तो एक ही नाम से कई कई लोगों ने टिकाएं लिख दी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मिलता है कि एक टीका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आपको जगह मिलती है कि चरकफे इस नाम से टीका होगी। हो सकता है अष्टांग हृदय पे भी टीका उस नाम से, हो सकता है किसी और ने भी कुछ लिखा हो उसी नाम से। क्लियर है ना। तो ये आयुर्वेद दीपिका नाम से टीका शारंगधर के ऊपर भी मिलती है। वो किसने लिखी है? रुद्र भट्ट ने लिखी है। इसी टीका का दूसरा भी एक नाम है, गूढ़ांत दीपिका। तो याद रखोगे, आयुर्वेद दीपिका या गूढ़ांत दीपिका शारंगधर पर है, रुद्र भट्ट ने लिखी है। और देखो, इन्हीं रुद्र भट्ट ने दीपिका नाम से एक टीका लिखी, सिर्फ दीपिका, आयुर्वेद दीपिका नहीं, सिर्फ दीपिका। वो टीका लिखी वैद्यक जीवन पर। वैद्यक जीवन एक बुक है, इसके राइटर हैं लोलिम्ब राज। इस नाम को ठीक कर लेना, यहाँ योलिम्ब हो गया, तो ये लोलिम्ब है, लोलिम्ब राज। तो वैद्यक जीवन जो बुक है वो लोलिम्ब राज की है। उसके ऊपर रुद्र भट्ट ने टीका लिखी दीपिका नाम से। ठीक है। अब मुश्किल लग रहा होगा थोड़ा, सब चीजें थोड़ा सा यहाँ से ऐसी हो जाती हैं, हल्का सा परेशान करने लगती हैं, लेकिन बेटा करनी है मेहनत थोड़ी सी यहाँ। ठीक है, तो ये भी देख लोगे। तो आयुर्वेद दीपिका शारंगधर पर है इनकी, और दीपिका जो है वो सिर्फ वो वैद्यक जीवन पे है, जिसके राइटर है लोलिम्ब राज। इनका एक बड़ा फेमस सा श्लोक है लोलिम्ब राज का, वो बता देता हूँ, थोड़ा कहानी से फिर रिलेट कर पाओगे आगे, जब आगे निकल जाएंगे। तो इनका एक श्लोक है, वो श्लोक ये है कि अगर आप पथ्य का पालन करते हो तो आपको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? कि आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। फिर, कि अगर आप पथ्य का सेवन नहीं करते हो तो आपको मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? कि फिर आप ठीक ही नहीं होने वाले। कि मेडिसिन क्या करेगी जब आप पथ्य का पालन ही नहीं करते हो। ठीक है। तो पथ्य सति गदातर से किम औषध निषेवणम, ऐसा करके एक श्लोक मिलता है इनका। तो उस श्लोक का मतलब ये है। तो वो श्लोक जो है इन्हीं का है, लोरिमराज का। ठीक है। तो याद रहेगा शायद आगे कहानी की तरह कि हाँ वो श्लोक है जिनका, उनके बारे में पढ़ा था, रुद्रभट्ट की टीका उनके ऊपर है, तो शायद याद आ जाए आपको। खैर आगे देखते हैं फिलहाल अभी। नेक्स्ट देख रहे हो, चक्रपाणी को चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्र नयन ये उपाधि दी गई है। आपने अभी देखा कि इन्होंने चरक के ऊपर टीका लिखी है, जो बड़ी फेमस टीका है, चरक की सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है। ठीक है। लेकिन इन्होंने सुश्रुत के ऊपर भी टीका लिखी है, तो इसीलिए इनको सुश्रुत सहस्र नयन ये उपाधि भी दी गई। चरक चतुरानंद तो कहा ही गया, सुश्रुत सहस्र नयन भी कहा गया चक्रपाणी को, ध्यान रखेंगे, जरूरी बात है। अब चक्रपाणी के बारे में बात कर रहे हैं कि इनके गुरु जी का नाम था नरदत्त और पिताजी का नाम था नारायण दत्त। अगेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पिता नारायण है, गुरु नर है। ठीक है। अगर दिमाग से कॉन्सेप्ट बनाओगे खाली तो ऐसा लग सकता है कि शायद पिता नरदत्त होंगे और जो गुरु होंगे शायद वो नारायण होंगे, ऐसा करके मतलब माइंड ऐसे आपके साथ खेलेगा अगर तुक्का लगाओगे तो बिल्कुल याद रखना, गुरु जो है वो नरदत्त है और पिता जो है वो नारायण दत्त है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं लिखी हुई हैं। तो संग्रह नाम से इन्होंने काफी कुछ लिखा, जैसे आपने गैदास का देखा कि वो चंद्रिका वर्ड यूज कर लेते हैं। शिवदास सेन में आपने देखा कि वो तत्व वर्ड ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो चक्रपाणी है ये संग्रह शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं काफी। इनकी टीकाओं में संग्रह मिलेगा आपको, देखो जैसे यहाँ चक्रदत्त संग्रह, या फिर इसी का दूसरा नाम है चिकित्सा संग्रह। ठीक है। एक यहाँ देखो द्रव्य गुण संग्रह, सर्वसार संग्रह, सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। तो चक्रदत्त संग्रह या चिकित्सा संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह, सर्वसार संग्रह। इसके अलावा और देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक है शब्द चंद्रिका, शब्द चंद्रिका। और ये देख रहे हो जो सुश्रुत के ऊपर टीका है इनकी, भानुमति या तात्पर्य टीका। ये टीका जो है सिर्फ सुश्रुत के सूत्र स्थान पे लिखी गई है, संपूर्ण सुश्रुत पे नहीं है, ध्यान रखना, सवाल आता है इसके ऊपर। तो सिर्फ सूत्र स्थान पे लिखी है। नाम क्या है? भानुमति या तात्पर्य टीका, चक्रपाणी की ही है। और
शुभंकर, गूढ़ वाक्य बोध। तो ये कुछ अन्य रचनाएं हैं, आप नजर अच्छे से एक बार डाल लोगे, कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। अगला जो पॉइंट लिख रहे हो, देख रहे हो 13th सेंचुरी, वो अगले पेज के साथ जुड़ा हुआ है। वो ये है पूरा पॉइंट कि 13वीं सदी में एक टीकाकार थे निश्चलकर। तो उन्होंने चक्रदत्त के ऊपर रत्न प्रभा नामक एक टीका लिखी है। तो सवाल एग्जाम में आ चुका है कि रत्न प्रभा टीका किसने लिखी है और किसके ऊपर लिखी है। तो रत्न प्रभा टीका चक्रदत्त पे लिखी गई है, ठीक है। किसने लिखी है? निश्चलकर नामक वैद्य ने लिखी है। चक्रपाणी की बुक है चक्रदत्त ये। तो निश्चलकर नामक वैद्य ने लिखी है, चक्रदत्त के ऊपर लिखी है, और रत्न प्रभा नाम से लिखी है। याद रखोगे, टाइम इनका 13th सेंचुरी। अब एक और बात समझ लोगे, मैं कई बार आपसे सवाल करता हूँ तो कुछ बच्चे जो हैं जवाब बड़े अजीब दे देंगे, तुक्का, पूरी तरह तुक्का लगा देंगे। अब जैसे ये सवाल है, मान लो टाइम पूछ ले, कब लिखी गई है। तो मान लो मैं ऑप्शन रख दूं कि 2nd सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 13th सेंचुरी। तो तुक्का लगाना हो ना, अगर आपको इतना ध्यान आ जाए कि हाँ चक्रपाणी के ऊपर लिखी गई है, तो बेटा तुक्का लगाओगे तो इतना ध्यान दोगे कि चक्रपाणी 11वीं सदी के हैं, 11th सेंचुरी के, तो उनके बाद में ही लिखी होगी। तो आंसर 13 लगाना है। मतलब उस तरह लॉजिक से भी आंसर निकल जाते हैं कुछ। लेकिन कई बार आप लोग क्या करते हो कि बहुत ज्यादा रैंडम जवाब दे देते हो, अगर हमको तो पता ही नहीं, तो आप 4 कह दोगे, कोई 2 भी कह देगा। तो ऐसा जवाब मत देना कभी भी, ठीक है। एग्जाम में कई बार आप सिर्फ इस तरह के ऑप्शंस को अलग निकाल के उस कंडीशन में आ जाते हो कि आपको पता होता है कि इन दोनों में से कोई एक जवाब है। और जब 50% की बात आए तो हमेशा उसको खेलना चाहिए, मतलब उसको लगाना ही चाहिए एग्जाम में, क्योंकि संभावना है कि नंबर मिल जाए आपको, है ना। उस सिचुएशन में जब भी पहुंचो 50%, तो हमेशा लगा के आना, वहां छोड़ के नहीं आना कभी। बात समझ में आ रही है? तो एकदम से ऐसे जवाब नहीं देना, हल्का सा सोच लो कि अगर हमसे पूछा गया है तो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ इसके बारे में। तो वो लॉजिक लगा के देख लिया करो। खैर, अगला पॉइंट है कि चक्रदत्त में परपटी कल्पना ग्रहणी प्रकरण में सबसे पहले बताई गई। तो एक हमारे ना परपटी होती है, आप लोगों ने नाम पढ़े होंगे, विजय परपटी है, जैसे शार परपटी है, बहुत सारी परपटी होती हैं। तो पहली बार जो परपटी कल्पना का उल्लेख किया वो चक्रपाणी ने किया है। कहाँ पर? गृहिणी चिकित्सा प्रकरण के अंदर। जब गृहिणी चिकित्सा बता रहे हैं तो उसके रेफरेंस में बात की है। तो याद रखोगे इसको भी, पूछा जाता है पहली बार किसने दी परपटी कल्पना। जो बुक लिखी हुई है इनकी है, इसमें 78 प्रकरण या अध्याय है, यानी कुल चैप्टर्स की संख्या 78 है। कुछ इनकी जरूरी बातें लिखी हैं, एक नजर डाल लेते हैं। राजयक्ष्मा में विंध्यवासी योग बताया, इसको बेटा याद रखोगे कि विंध्यवासी योग किस रोग की चिकित्सा में है, तो राजयक्ष्मा के। ट्यूबरक्लोसिस के साथ रिलेट करते हैं हम लोग, क्षय रोग। राजयक्ष्मा में विंध्यवासी योग। परिणामशूल में सप्तामृत लोह, परिणामशूल में सप्तामृत लोह। और देखोगे शतावरी मंडूर, तारा मंडूर, ये भी इसी में है, कुछ खास नहीं, आगे चलता है। बाल रोगों में स्वर्ण गैरिक, वमन कराने के लिए ताम्र भस्म, अर्श में रस गुटिका, राजक्षमा में रसेंद्र गुटिका। नाम जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ तो आप समझ लोगे। मैं जब इंपॉर्टेंस दूं चीजों को, मैं रुकूं कहीं पर, आपको समझाऊं अच्छे से, तो समझ लेना वो चीज जरूरी है। जो चीजें कम जरूरी होती है उनको बस मैं रीडिंग लगा देता हूँ कि एक बार गो थ्रू हो जाए, ठीक है। लेकिन जहां जहां मैं रुकता हूँ आपको समझाता हूँ, तो उनको समझ लेना, वो जरूरी चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ अम्ल पित्त में देख रहे हो, शुद्धावर्ती गुटिका, तो ये जरूरी है। अग्नि मानदेय में पानीय भक्तवटी, इसको भी याद रखना। ऊपर आपको एक बताया था मैंने, राज्यक्षमा में विंध्यवासी योग, उसको देखना है, ठीक है। तो अम्ल पित्त में शुद्धावर्ती गुटिका, अग्नि मानदेय में पानीय भक्तवटी, मसूरिका में कजली का प्रयोग। कजली है बेटा, एक कुजली नहीं है, कजली है। जो पारद और गंधक का मिक्सचर बनाते हैं ना, उसको कजली बोलते हैं। तो मसूरी का रोग के अंदर कजली का प्रयोग बताया, इसको याद रखोगे। यकृत प्लीहा रोग में लोकनाथ रस। आगे देखो, प्रसव के विलंबित होने पर च्यवन मंत्र, उभय त्रिशंक यंत्र, उभय पंचदशक यंत्र। तो एक तो च्यवन मंत्र होता है, वो तो अलग हुआ चलो। एक है उभय त्रिशंक, उभय पंचदशक यंत्र। ये क्या होते हैं बेटा? आपने घरों में अक्सर देखे होंगे कि कई लोग रखते हैं, उनको खरीद के ले आते हैं। वो कॉपर की शीट होती है, उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं कुछ, और उनको आप किसी भी डायरेक्शन में अगर जोड़ोगे तो वो नंबर इक्वल आते हैं, कि ऐसे जोड़ लो, चाहे उसको ऐसे जोड़ लो, चाहे उसको ऐसे जोड़ लो। देखा होगा आपने घरों में, कई लोग के रखे होंगे शायद, है ना। तो उनको बोला जाता है, ये यंत्र जो है उस तरह के यंत्र हैं, उभय त्रिशंक, उभय पंचदशक। तो ये कब यूज होते हैं? प्रसव के विलंबित होने पर, ठीक है। तो जब प्रसव होता है ना,
डिलीवरी होती है, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे का सिर नीचे की तरफ होता है, ठीक है, बाकी शरीर ऊपर की तरफ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी भी कारण से मान लो कि बच्चा जो है उसकी लाई प्रॉपर नहीं है, बच्चा ट्रांसवर्स लाई में है, ऐसे है मान लो, ठीक, तो ये बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पाएगी आसानी से, या कुछ और कारण हो, मान लो सिर का साइज बड़ा हो, 50 चीजें होती हैं, तो उस वजह से डिलीवरी नहीं हो पाती, तो कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इनका यूज करना है। तो ये पूजा की तरह कह लो, पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह से कुछ चीजें हैं, तो इनका प्रयोग कराया जाता है। इनके नाम हल्का सा माइंड में रखना कि यंत्र प्रयोग होते हैं प्रसव के विलंबित होने पर। चलो एक पॉइंट लिखना लिखना चाहो तो, बड़े सिर की तो मैंने बात की, एक छोटे सिर की कंडीशन होती है, उस पर सवाल आता है, आपकी गाइड्स में क्वेश्चन मिलेगा, माइक्रोसिफेली, बच्चे का सिर छोटा होना। मैं बार बार करूंगा आपसे सवाल ये। तो माइक्रोसिफेली का कारण क्या होता है कि अगर मदर अल्कोहल एडिक्ट है ना, तो मतलब माता जो है अगर अल्कोहल लेती है बच्चे की, तो उसके बच्चे का सिर छोटा हो सकता है, माइक्रोसिफेली कंडीशन डेवलप हो सकती है। और एक और ऐसे कॉमन सा सवाल है, चलो वो भी लिख लो, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, तो लिख लेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जैसे स्पाइना बाइफिडा इस तरह की कंडीशन जो होती हैं, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। आगे चलिए, शुक्र स्तंभन के लिए करंज के बीज के भीतर पारद रखकर ऊपर से सोना चढ़ाकर मुख में धारण करने की बात आई है। देख लेना, कुछ खास नहीं है। इस करंज के बारे में आप कुछ जानना चाहो तो ये जरूरी है कि इसको अगर ऐसे ही खा लिया जाए ना, तो फिर ये स्टूल में ऐसे ही पास हो जाता है करंज। इसका अगर छिलका ना हटाया जाए इसके बीज पे से, तो स्टूल में ऐसे ही पास हो जाता है। तो ये सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है। ऐसा ही आपके प्रैक्टिस में कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि गुगलू की जो टैबलेट दी जाती है, गुगलू हमारे यहाँ बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, और मेदो हर द्रव्य है, मेद को हरने वाला है, ओबेसिटी में काम करता है गुगल। लेकिन अगर उसकी टैबलेट कोई ऐसे ही खा ले बिना उसको चबाए, तो क्या होता है, वो भी ऐसे ही पास हो जाते हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको ब्रेक नहीं कर पाता हमारा जो सिस्टम है, जीआईटी। तो कई बार वो टैबलेट ऐसे ही पास हो जाती है, तो गुगलू की टैबलेट देते हुए सावधानी बरती जाती है कि टैबलेट को क्रश करके खिलाते हैं, या तो मुंह में तोड़ लेते हैं, बाहर ही तोड़ के तब आप खाते हो उसको, ठीक है ना, याद रखोगे। जैसे एल्बेंडाजोल वगैरह में क्या करते हैं, उसको तोड़ लेते हैं ना पहले, वो टैबलेट भी खाते हैं, तो उसी तरह से है। नेक्स्ट है मृग श्रृंग भस्म का प्रयोग हृदय रोगों में, इसको याद रख सकते हो, मृग श्रृंग भस्म हृदय रोगों में। शंख भस्म परिणाम शूल के अंदर। ये देखोगे मयूर पिच भस्म, बेटा ये जरूरी है। हिक्का श्वास, मयूर पिच भस्म, बिल्कुल याद रखना, हिक्का श्वास। व्याघ्री हरित की याद रख लो, चलो कास में है, कर ही लो इसको भी, व्याघ्री हरित की कास। गृध्रसी, जिसको आप सियाटिका के नाम से जानते हो, तो उसमें शेफाली का पत्रक्वाथ, है ना, पारिजात एक पौधा होता है, तो उसके पत्तों का काढ़ा बना गया गृध्रसी के अंदर, शेफाली का पत्रक्वाथ। और लिखे हैं इसी में विष्णु तेल, लक्ष्मी विलास तेल, छोड़ो कोई खास नहीं है। गुल में देखोगे कांकायन गुटिका, गुल में कांकायन गुटिका, इसको याद रखोगे। नेक्स्ट देख रहे हो आम वात में सिंहनाथ गुगलू, बेटा बहुत जरूरी है, इसमें और लिख लो क्या क्या पड़ा होता है इसके अंदर, तो लिख लेंगे, गंधक, त्रिफला, एरंड तेल, गंधक, त्रिफला और एरंड तेल। और जब आम वात की बात करते हैं, तो मैं साथ साथ यहाँ पे तीन कंडीशंस की बात करता हूँ, तो आप भी जल्दी से अपने तरीके से अपने जहां भी नोट डाउन कर रहे हो, तो इस तरह लिख लो, एक जगह लिख लो पहले ओए, ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, इसका जो आयुर्वेद में कोरिलेशन है वो भी लिख लेना, संधिवात। दूसरा लिखो आर ए, यानी रूमेटोइड आर्थराइटिस, इसका जो आयुर्वेद में कोरिलेशन है वो है वात रक्त के साथ, वात रक्त। और तीसरा लिख लो, सॉरी बेटा, रूमेटोइड आर्थराइटिस ये होता है वो आम वात,
गलत लिख गया गलती में, आमवात, माफ करेंगे, आमवात है। और तीसरा लिख लो, गाउटी आर्थराइटिस, GA। इसके ब्रैकेट में लिखना बात रख। ठीक है, वैसे मैंने जो आपको कहा ना कि आरे आमवात GA बात रख, तो बहुत सारा इसमें भी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आमवात गाउटी आर्थराइटिस है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मतलब आरे जो है गाउटी आर्थराइटिस है। बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं। खैर वो अलग बात हो गई, हम इस पे चलेंगे जो माना ज्यादातर लोगों ने। OA संधिवात, आरे आमवात और GA वातरक। ठीक है, तो सवाल पूछ लेते हैं वाइवा में भी वैसे भी, कि OA का कारण क्या होता है मान लो। तो लिख लोगे OA के नीचे, लिखो डी जनरेशन, यानी डी जनरेटिव ज्वाइंट डिसऑर्डर है। तीनों की पैथोलॉजी में डिफरेंस पूछते हैं कि कैसे कैसे हुए, इनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो OA का कारण क्या है, डी जनरेटिव ज्वाइंट डिसऑर्डर है वो। RA क्या है, तो लिख लोगे इसके नीचे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है। RA ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और GA में लिख लोगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और ये भी लिख लो किसकी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाती है, GA में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो लिख लोगे प्यूरिन प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है प्यूरिन। ठीक है, दूसरा लिख लो OA के अंदर क्या खासियत है, कि इसमें जो डिपेंडेंट जॉइंट्स होते हैं ना उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, डिपेंडेंट, जिनके ऊपर हमारा वजन पड़ता है शरीर का। उसमें मैं आपको बताया होगा पहले भी कि जैसे हमारा नी जॉइंट है, सबसे कॉमनली इफेक्टेड नी जॉइंट। इसके अलावा हिप जॉइंट है, तो इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमनली होता है, नी जॉइंट हिप जॉइंट। RA में लिख लो, RA की खासियत क्या है, इसमें क्या मिलता है। तो एक तो लिख लो स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्मॉल जॉइंट्स। दूसरा लिख लो, कंडीशन जो होती है सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल, यानी एक तरफ है हाथ में तो दूसरी तरफ भी होगी, सिमेट्रिकल। स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट, सिमेट्रिकल है कंडीशन। और एक बहुत कॉमन चीज है इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस। ये व्यक्ति सुबह सो के उठता है ना, तो जैसे महिलाएं जनरली इससे अफेक्टेड होती हैं, तो ये है कि आटा, जैसे सुबह सुबह आटा गूंथना होता है, उस तरह की चीजें वो नहीं कर पाते। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, कि दोपहर होती जा रही है, दिन निकलता जा रहा है, तो शरीर ठीक लगने लगेगा। तीसरा जो आपने देखा गाउटी आर्थराइटिस, इसको लिख लो, स्टार्ट कहाँ से होता है, तो लोअर लिम्ब, टो से, अंगूठा जो है पैर का अंगूठा, वहां से शुरू होती है ये कंडीशन, गाउटी आर्थराइटिस। और जो पैर के अंगूठे पे स्वेलिंग दिखाई देती है, इस कंडीशन में जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है पैर के अंगूठे में, तो उसको ना एक नाम दिया गया है, उसका नाम लिख लो पोडेग्रा साइन। पोडेग्रा। पूछा जाता है कहाँ मिलता है पोडेग्रा साइन, PODAGRA, स्पेलिंग चेक कर लिया करो, पोडेग्रा साइन। तो पैर के अंगूठे में जो इन्फ्लामेशन है वो होता है पोडेग्रा साइन। ठीक है, इसमें और लिख लोगे, इसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो क्रिस्टल्स जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्रिस्टल किसके बनते हैं, जो गाउट में क्रिस्टल बनते हैं वो नाम लिख लो, मोनोसोडियम यूरेट। मोनोसोडियम यूरेट, इसके क्रिस्टल बनते हैं। अब देखो ये अगला सवाल जो है, ये इंटरव्यू का है, जो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये क्रिस्टल्स जो है और या बीमारी जो है ये पैर के अंगूठे से ही शुरू होती है, ऐसा क्यों होता है, जनरली पैर से ही क्यों शुरू होती है। तो उसका कारण ये मानते हैं कि जो ऑर्गन हमारी बॉडी का हमारे हार्ट से जितना दूर होगा, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन उतना ही कम होगा। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी की पेरिफेरी कह लो या कह लो जो डिस्टल बॉडी पार्ट्स हैं, तो वो क्या है, सबसे डिस्टल पार्ट्स हमारे हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, हमारा सिर है ना, ब्रेन ये कह लो। तो ये सबसे डिस्टल ऑर्गन्स है अगर देखा जाए तो एक तो पैरों से ब्लड सर्कुलेशन वापस जब ऊपर ब्लड आना होता है, तो वो नहीं हो पाता प्रॉपर। तो वो भारी चीज होती है, क्रिस्टल्स होते हैं, तो वहीं रुकने की टेंडेंसी हो जाती है उनमें, तो इकट्ठा होते रहते हैं। तो पैर के अंगूठे में इसलिए इकट्ठा होते हैं। दूसरी बात है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन होता है मोनोसोडियम यूरेट का, वो जितना भी ठंडा माहौल होगा ना, तो वहाँ क्रिस्टल आसानी से बन जाते हैं। भाई बर्फ कहाँ जमती है, ठंड में जमती है ना। तो क्रिस्टल्स जो है पैर में क्यों बन जाते हैं, कि जो ऑर्गन जितना डिस्टेंस पे होगा हार्ट से, तो ब्लड की वजह से क्या होता है, वो ऑर्गन थोड़ा उनमें गर्माहट रहती है, गर्म रहते हैं। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन नहीं है प्रॉपर, तो वो थोड़ा ठंडे हो जाएंगे। और दूसरी चीज, जब आप जमीन के संपर्क में आपके पैर आते हैं, भूमि के संपर्क में, तो ठंडा वहां ज्यादा रहता है।
देखते हो ना, सर्दियों में भी ठंड कहाँ लगती है ज्यादा? पैरों पे लगती होगी, आंखों, नोज का जो आगे का टिप है वहां, कानों में ठंड ज्यादा लगती है, उंगलियों में ठंड ज्यादा लगेगी। लोग ग्लव्स पहन लेते हैं, पैरों में सॉक्स पहन लेते हैं इसीलिए। तो कारण यही है कि ये डिस्टेंट है काफी, इनकी दूरी बहुत है हार्ट से हमारे इन ऑर्गन्स की। तो वहां पे हमें ठंड ज्यादा लगती है। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है जो मैंने कहा अभी? ठीक है बेटा, ये वाइवा का क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कारण क्या है, पैर के अंगूठे से ये बीमारी क्यों शुरू होती है। और आपकी शायद बुक में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो उस तरह आ जाए तो उसको भी इस तरह अटेम्प्ट करना है। अच्छा, और एक बात आ सकती है कि आरए, आरए में ये आता है कि किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है। ओए और आरए में ये सवाल आता है। तो ओए जो है वो ओल्ड एज की डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा आप देखते हो, वो ओल्ड एज में होता है। और आरए जो है वो यंग एज की डिजीज है, लगभग 30 से 40-50 साल की महिलाओं में ज्यादा मिलती है। ये भी लिख लेना कि फीमेल डोमिनेंसी, महिलाओं में ज्यादा होती है बीमारी आरए। और आरए नहीं, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं आप देखोगे वो महिलाओं में ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो महिलाएं जो है अपनी खुद की शत्रु है। एक महिला ही अपने खुद की भी शत्रु है और दूसरी महिला की भी शत्रु महिला ही ज्यादा है। ठीक। और कुछ पॉइंट बचा इसमें से, एक और लिख लो चलो। ओए में लिख लो, एक हैबर्डन नोड्यूल्स मिलता है। हैबर्डन नोड्यूल्स, आप हाथ की उंगलियां देखोगे जैसे, तो वहां पे आपको जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं ना, तो इनमें आपको स्वेलिंग जैसी मिलेगी। ठीक है, तो लिख लो हैबर्डन नोड्यूल्स। आरए में लिख लो, आरए में बटन होल डिफॉर्मिटी, उसको बोटेनियस डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, बटन होल डिफॉर्मिटी, बटन होल डिफॉर्मिटी और बोटेनियस डिफॉर्मिटी। दूसरा बहुत जरूरी है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। बेटा स्पेलिंग में समस्या है, चेक कर लिया करो बाद में। बेसिक तो वैसे मैं थोड़ा हल्के ही बोल रहा हूँ कि समझ में आ जाए चीजें। तो हैबर्ड नोड्यूल्स ओए के अंदर मिलते हैं, और आरए के अंदर क्या मिलता है? पोटेनियस डिफॉर्मिटी या बटन होल डिफॉर्मिटी, और दूसरी मैंने आपको बताई स्वान नेक डिफॉर्मिटी। दोनों बिल्कुल अपोजिट होती हैं, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। स्वान नेक में क्या होता है कि जो डिस्टल वाला इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, तो वहां आपको फ्लेक्शन मिलता है, डिस्टल वाला जो है, ठीक है, वहां फ्लेक्शन मिलता है। और बोटेनियस डिफॉर्मिटी में इसका उल्टा है, वहां जो प्रोक्सिमल जॉइंट है वहां आपको फ्लेक्शन मिलेगा, और जो डिस्टल है वो आपको एक्सटेंशन मिलेगा वहां पे। तो देखना चाहो तो जाके देख लेना, उतना डिटेल में आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा कहीं। क्लियर? वहां मैंने आपको बता ही दिया गाउटी आर्थराइटिस के अंदर कि वहां पोडेग्रा, पैर के अंगूठे में इन्फ्लेमेशन मिलता है। अब लास्ट एक चीज और लिख लो, इनके योग पूछते हैं किसमें क्या इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में। तो ओए के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लिख लो, योगराज गुगलू। वैसे सिंहनाथ भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन लगवाता है वो यही लगाता है, योगराज गुगलू, ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। आर्य में लिख लो, आम बात में, सिंहनाथ गुगलू, जो भी पढ़ा आपने, सिंहनाथ गुगलू। और लास्ट जो है गाउटी आर्थराइटिस या वात रक्त, वहां लिख लो केशोर गुगलू, केशोर गुगलू। ठीक है, तो योगराज, और दूसरे में सिंहनाथ, और तीसरे में वात रक्त के अंदर केशोर गुगलू। तो मुझे लगता है आज के लिए भी काफी हो गया। ठीक है, देख लेता हूँ कितना बचा है। चलो नहीं करते जबरदस्ती, इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, और कोई सवाल वगैरह हो तो वो ले लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें जो पढ़ा अभी तक हमने, कोई डाउट हो आपका, कुछ कहना हो कुछ, बेटा नए बच्चे खासकर आपको समझ ना आ रहा हो, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कहना है हमें कि, क्योंकि एक बार जो पैटर्न फॉलो मैंने कर लिया मैं उसी पे चलूंगा। आपको दिक्कत आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये लिखा हुआ जो है हम नहीं समझ पा रहे, लैंग्वेज टफ है, या आप जो बोल रहे हो वो ज्यादा तेज बोल रहे हो, या बहुत स्लो बोल रहे हो, या कुछ चीजें ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, कुछ भी आपके मन में आता हो, कुछ भी, है ना, या तो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको क्यों नहीं कर रहा, या फिर मैं उसको कर लूंगा अगर कर सकता हूँ तो कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। नहीं, सुचिता, रूपाली,
कुछ कहना है यामिनी? नहीं? ठीक है चलो। अच्छा, कल की जो क्लास टाइमिंग्स होंगी, कल बेटा संडे है, ठीक है, संडे को टाइमिंग्स अलग होती है। और संडे को जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जनरली गाइड्स। तो या तो आप गाइड ले लोगे, नहीं तो अभी मुझे मैसेज कर दोगे अगर आपके पास गाइड नहीं है, मैं आपको गाइड की पीडीएफ एटलीस्ट भेज दूंगा कि आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, खरीद लेना वैसे, कंपलसरी है वो गाइड तो खरीदनी है, गोविंद पारिक, क्योंकि हम गाइड पढ़ते हैं संडे के दिन। तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगध वाला टॉपिक हम कोई उठाएंगे। जो टाइमिंग्स होंगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी बच्चों को बता रखा है, आपका टेस्ट का डिस्कशन होना है, पीछे जो टेस्ट हुआ था आपका चरक चिकित्सा 1 to 10, वो डिस्कस नहीं हुआ है शायद, 1 to 10 या 1 to 20 कोई एक रह रहा है आपका अभी। तो वो डिस्कशन करेंगे। तो जो टाइमिंग दूंगा मैं आप लोगों को, बाकी लोग जिनको टेस्ट में डिस्कस करना है वो आधा घंटा पहले ज्वाइन करेंगे क्लास के, जिससे हम टेस्ट का डिस्कशन कर लें। बाकी लोगों के लिए जो भी टाइम दूंगा आप उस टाइम क्लास ज्वाइन करोगे। टाइमिंग क्या होंगी, प्रोबेबली मॉर्निंग में ही होंगी कल। क्लास का टाइम होगा अराउंड मान लेते हैं 10-11 के आसपास का, ठीक है, कुछ देर में मैसेज आ जाएगा आपके पास। 10 से 11 के आसपास का टाइम होगा। चलो तो रखते हैं इतना आज के लिए। थैंक यू। और परसों से आपके कोशिश करेंगे फिर तीनों लेक्चर में। मैं अभी बाहर ही हूँ, परसों पहुंच गया वापस अपनी जगह, तो परसों से फिर तीनों लेक्चर कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मिलते हैं।